बच्चों, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आपकी जो वर्चुअल प्रेजेंस है इसको मैं फील कर पा रहा हूँ। सबको नमस्ते। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिटिकल एंगल क्या होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। आप सब जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल की बात हम लोगों ने जब पढ़ी थी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई लाइट रे जाती थी और सघन माध्यम में वो आपतन कोण जिसके लिए विरल में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता था, उसको हमने क्रांतिक कोण कहा था। और वहीं पर ये बताया था कि यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण पर सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो वो उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाएगी। और इस घटना को आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ उदाहरण हम लोगों ने पढ़े थे, आप सबको याद भी होगा। मैं एक बार फिर रिवीजन के नाते कर देता हूं। सबसे पहला और अच्छा उदाहरण था उसमें मिरेकल या मिरेज भी उसे कहते हैं, रेगिस्तान के गर्म प्रदेशों में घटित होने वाली घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित। उसके बाद आपने शीत प्रदेशों में या हिम प्रदेशों में घटित होने वाली घटना लूमिंग पढ़ी थी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि कोई एयर बबुल है वाटर के भीतर, तो वो अच्छे से चमकता क्यों है। तो वहां भी आप समझते हैं एयर बबुल होगा वाटर के भीतर, तो वाटर एक प्रकार से डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाने पर वहां भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होने के नाते ऐसा होता है। अगली बात आपने पढ़ी थी कि जो क्रैक्स होता है ग्लास में, क्रैक्स कांच में दरार, तो दरारें ज्यादा चमकती हैं। उसका कारण ये होता है कि जब कोई बेंट लाइट रे पड़ती है, तिरछी प्रकाश किरण पड़ती है कांच पे, तो वो हवा दरार के बीच में जो हवा भरी रहती है उसमें नहीं जाती, वहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके नाते वो दरारें ज्यादा चमकती हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो बहुत नेचुरल थे, व्यावहारिक उदाहरण थे। और व्यावहारिक उदाहरण के साथ साथ जब ये देखा गया कि ये उदाहरण इस तरीके से नेचर में पाए जाते हैं, तो तकनीकी इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, तकनीकी का प्रयोग कहाँ हो सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो इसके लिए हम लोग आज उपस्थित हैं और इसी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक चीज और भी समझना चाहिए। एक मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, वर्ड एज ऑब्जर्व बाई फिश, या ऑब्जर्व वर्ड एज सीन बाई फिश, कैसे भी कह लीजिए आप, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। और आपके कंपटीशन के लिए कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि ये कोई वाटर टैंक है यहां पर और इसमें कोई लाइट बल्ब रखा हुआ है, तो वो कितनी एरिया को इल्यूमिनेट करेगा। एक बार फिर सुन लें, जैसे इस गहराई पर कोई लाइट बल्ब रखा हुआ है, तो ये कितनी एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, कितने एरिया को यहां प्रकाशित करेगा, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये समझना थोड़ा अच्छा है। तो बच्चों एक इसको सीधे सबसे पहले समझेंगे। ये एक नॉर्मल हो गया यहां से। अब इल्यूमिनेटेड एरिया हमको निकालनी है बाई बल्ब, और यहीं से फिश वाला भी समझेंगे। दोनों चीजें समझनी, यहां लिख सकते हैं इल्यूमिनेटेड एरिया बाई बल्ब। तो आप देखेंगे इसको, ये कैसे करेंगे। यहां ये बल्ब है, तो बल्ब से लाइट रे चलेगी, ये क्लियर है, तो लाइट रे चली। और चूंकि ये ठीक नॉर्मल पर ऐसे आ रही है, इसलिए विदाउट डेविएशन ये बाहर चली जाएगी। अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि लाइट रे मान लीजिए ऐसे चली, तो ये आपका मीडियम है, डेंसर, और बाहर क्या है, रेयर है।
तो डेंसर से रेयर में जाने पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही। अब बच्चों यही समझना है आप, जल और हवा के लिए जो क्रिटिकल एंगल होती है वो आपकी कितनी होती है, आईसी कर सकते हैं कितना, 49 डिग्री। जल और हवा के लिए, वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना, 49 डिग्री। अब आप जरा इमेजिन करो कि यदि ये एंगल 49 हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो इसी सतह पर वापस लौट आती। तो ऐसा इधर करने पर होगा कि इधर करने पर, ये जरा देखेंगे। अभी लाइट रे मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, तो आप सबको पता है कि ये एंगल ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये एंगल आपका 49 हो जाएगा। कितना होगा, 49 डिग्री। और ऐसी सिचुएशन में ये लाइट रे इसी वाटर सरफेस पर क्या करेगी, ये इधर चली जाएगी, इसी सरफेस पर चलेगी। ऐसे ठीक इधर भी 49 डिग्री तक। अब आप समझेंगे कि ये इसको इधर भी ऐसे बना दें तो एक ये कोनिकल शेप बन रहा है, शंक्वाकार। और इस शंक्वाकार जो शंकु है, इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ वर्टेक्स कह सकते हैं, शीर्ष एंगल, ये 49 है। तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल से यहां तक लेंगे तो ये भी 49, इधर कितना हो जाएगा, ये भी 49। अब हमको क्या करना है, एरिया इल्यूमिनेशन निकालनी, कितनी एरिया में इल्यूमिनेशन हो रहा है, कितनी एरिया में चमक हो रही है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये एक सेंटर बनेगा, सेंटर सी, और ये जो डिस्टेंस है यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये एक बार फिर सुन ली, ये डिस्टेंस, ये इसका लाइट रे से कोई मतलब नहीं, बस ये हमने बना दिया। ये जो डिस्टेंस है इधर ऐसे कर देते हैं, इसको हम मान लेंगे रेडियस आर। अब यदि ये मुझे पता हो जाए तो हम पाई आर स्क्वायर से क्या निकाल लेंगे, कितनी एरिया इल्यूमिनेट हो रही। तो ये आर कैसे पता होगा, तो हमने कहा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये हाइट हमको पहले से पता रहेगी, यदि ये h है। क्यों पता रहेगी, क्योंकि ये तो डेप्थ पता ही रहेगी कि भाई सरफेस से बल्ब कितनी गहराई पर रखा है। तो बल्ब मान लीजिए h गहराई पर रखा है, तो ये गहराई h होगी। ये आपको 90 डिग्री यहाँ पर, 49 डिग्री यहाँ पर है, तो ये अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण के नाते 49 ये भी हो जाएगा, 49 होगा। अब देखेंगे ये लंब, ये 49 के ठीक सामने ये लंब और ये आधार, तो यहाँ क्या कर देंगे tan थीटा, tan 49 इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी लंब हो जाएगा r, आधार हो जाएगा h, इसलिए r बराबर क्या निकल जाएगा, h tan थीटा। अब जब r निकल आया तो एरिया कितनी इल्यूमिनेशन में है, तो वो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और फिर ये क्या करेंगे, पाई आर की जगह पर h tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके का भी सवाल इम्तिहान में कई बार पूछा जाता है, आपको एक बार फिर समझ में आना चाहिए। कई बार इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि इतनी एरिया इल्यूमिनेट हो रही है तो बल्ब किस गहराई पर होगा, तो भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें यदि यहां पर बल्ब के जगह पर हम फिश रख दें तो वो फिश का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, वर्ड के लिए ये जरा थोड़ा समझना है कि फिश कितना देख सकती है। ये देखेंगे, फिर वही बात करते हैं। अब सपोज यहां पर एक फिश है, हमने बना दिया, ये फिश है, यहां पर मछली की आंख मान लो यहां पर। तो अब ये तैर रही है, ये क्या करेगी, ये जरा देखिए कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये देख सकती है। अब बाय द वे यहां पर कोई चीज होती
तो ठीक लाइट रे ऐसे आती और फिर क्या करता, वो ठीक मछली देख पाती कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट है। इस पर मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट, और इसके ठीक ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट होता, कोई बर्ड्स होती, तो मछली वो देख पाती कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ी देर के लिए यहां ले लेते हैं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो लाइट रे क्या होता, चलती है ऐसे, फिर क्या होता कि ये इधर एयर है, अब डेंसर मीडियम में आती तो क्या करती, अभिलंब की ओर झुकती और इसको ये देखती, ये यहां पर होता, मछली को दिखता कि नहीं ये यहां पर है। अब मछली को लेकिन ये नहीं, यहां नहीं दिखता, इसको सीधे ऐसे ले जाएंगे। ये थोड़ा समझने की चीज है, इसको फिर एक बार समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऐसे आएगी लाइट रे, फिर ऐसे झुकेगी डेंसर मीडियम होने के नाते, तो मछली को तो लगेगा कि शायद ऑब्जेक्ट को यहां पर, मतलब जितनी हाइट पर है उससे ऊंचाई पर दिखता। और हमको लग रहा है कि बर्ड्स को ये जो भौतिक घटनाएं घटित हो रही है ना, इससे फिश एक बार ऑब्जर्व करेगी कि बर्ड्स यहां पर है, लेकिन बर्ड्स निकट रहेगी और फिर उसको पकड़ लेगी। तो ये हमको लग रहा है नेचुरल घटनाएं घटित हो रही। अब क्या होगा, ऐसे ही इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब ये यहां थोड़ा सा इसको और इधर लाते हैं, अब धीरे धीरे यहां पहुंच जाएगी। मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सतह पर, तो सतह से लाइट रे ऐसे चलेगी। मान लीजिए ये कोई बोट है, अब क्या होगा, ऐसे लाइट रे चल रही थी तो ये ठीक परपेंडिकुलर हो गया। अब ये एयर है, एयर, ये 90 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 49 डिग्री, ये 49 डिग्री। तो फिश को ये भी बोट दिखेगी, तो वहां पर ये समझ में आता है कि ये 49 डिग्री ये होता, तो फिश को यहां भी जो पूरा विश्व का जो भाग वो ऑब्जर्व करती है, वो भी एक प्रकार से कोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है। ये यहाँ पर समझने का विषय है। इस पर और बीच के जितने पार्ट होंगे उसमें क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊंचाई का अंतर आएगा, जितनी ऊंचाई पर मछली देखेगी उससे ज्यादा ऊंचाई पर उसे दिखेगा, जबकि ऑब्जेक्ट कम ऊंचाई पर है। एक बार फिर समझ लीजिए कि मछली जितनी ऊंचाई पर देखेगी, ऑब्जेक्ट उससे कम ऊंचाई पर होता है, लेकिन ये 49 डिग्री के बाद फिर ये नहीं देख पाएगा। उसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये मछली देख नहीं सकती। इस प्रकार से ये समझ लीजिए कि मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व भी शंक्वाकार होता है, या यूं समझिए कि मछली को विश्व पूरा ऐसे शंक्वाकार दिखता है, इस तरीके से। जैसे हम लोग बिल्कुल फ्रंट देखते हैं कि पूरा समानांतर किरणें जाती रहती हैं और पूरा सामने की सारी चीजें दिखाई देती हैं, मछली के साथ ऐसा नहीं, उसकी आंख के साथ ऐसे कोनिकल शेप में उसको ऑब्जर्वेशन होता है। इसके बीच में जो वस्तुएं होंगी सब मछली को दिखेंगी, और उसके बाद जो वस्तु होगी वो मछली को नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके बाद जैसे हम कोण बनाएंगे ये ग्रेटर देन 49 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 49 होने पर क्या होगा, ये फिर इसी माध्यम में, सघन माध्यम से गई थी तो सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये मछली को कोई चीज दिखाई नहीं पड़ सकती। यही केस वहां पर बल्ब में, इल्यूमिनेशन में भी था कि 49 डिग्री के बाद जैसे हो जाता वैसे क्या होता कि प्रकाश किरण फिर लौट के उसी माध्यम में आ जाती, तो इधर डार्क हो जाता। केवल 49 डिग्री तक इल्यूमिनेशन होता, उसके बाद डार्क, क्योंकि लाइट रे फिर घूम करके उसी क्वार्टर में चली जाएगी। तो जब लाइट रे बाहर निकलेगी नहीं तो इल्यूमिनेशन हमारी आंखों को पता नहीं लगेगा। तो ये दो केसेस जिसमें थे, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व और बल्ब द्वारा इल्यूमिनेटेड एरिया, इसको हम लोग करें। अब इसमें दो केसेस, ये तो नेचुरल हैपनिंग थी। यहां पर एक बार 1 नंबर के सवाल में आप ये जान सकते हैं कि मछली किसी वस्तु को देख रही है तो वो जितनी ऊंचाई पर देखती है उससे कम ऊंचाई पर वस्तु होती है। ये यहां पर समझने का विषय। इसका उल्टा भी 1 मिनट हम लोग समझ लें।
कि जैसे ये मछली यहाँ पर है और कोई ऑब्जेक्ट उसको बर्ड मान लीजिए देखना चाहती है, यहाँ पर वाटर है, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, तो मछली तो है यहाँ पर, लेकिन जो चिड़िया है उसको वो दिखेगी यहाँ। मतलब उल्टा समझिए कि पक्षी को, जो बर्ड्स होती हैं उनको मछलियां जितनी गहराई पर होती हैं उनसे कम गहराई पर प्रतीत होती हैं, उनसे कम गहराई पर समझ में आती है, शायद उससे कम गहराई पर, और इसीलिए ये मछलियों को जल्दी नहीं पकड़ पाता। मतलब चिड़िया मछलियों को जल्दी नहीं पकड़ पाएगी। मान लीजिए वो यहाँ तक की हिम्मत लगा करके आती कि नहीं यहाँ तक हम पकड़ लेंगे, लेकिन मछली तो यहाँ पर है। और दोनों के लिए नेचर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि मछली को बचाने के लिए पक्षी को मछली नीचे दिखाई देती है, मछली को बचाने के लिए पक्षी को मछली ऊपर दिखाई देती है जबकि रहती नीचे है, और पक्षी को पकड़ने के लिए मछली जितनी ऊंचाई पर पक्षी को समझती है उससे कम ऊंचाई पर पक्षी होता है। तो ये नेचुरल चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ये मजे की चीजें, इसको समझेंगे तो अच्छा लगे। अब देखिए इसमें एक टोटली रिफ्लेक्टर प्रिज्म होता है, टोटली रिफ्लेक्टर प्रिज्म। किसी पूछे इसकी क्या जरूरत है, टोटली रिफ्लेक्टर प्रिज्म की आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग कॉन्केव मिरर से तमाम सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये F हो गया और ये C हो गया, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगी तो उसका जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। एक बार फिर समझ लीजिए, कॉन्केव मिरर से C और F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब आप चाहो कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज उल्टी बनी है इसको सीधा करना है, इसको क्या करना, सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए, और जबकि इसके शेप साइज में कोई अंतर ना, जिस शेप साइज में बनी है उतने शेप साइज में रहे और सीधा हो जाए, तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए तरीके और भी हो सकते हैं कि इसको कॉन्केव मिरर दूसरा लीजिए, उसके सी पे रखिए और फिर क्या होगा कि वो उलट देगा। लेकिन प्रिज्म के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं कि प्रिज्म के द्वारा हम इसको ठीक 180 डिग्री इन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको चाहे तो 90 डिग्री भी इन्वर्ट कर सकते हैं। और ये प्रिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, इसको आप देखें कैसे। एक प्रिज्म लेते हैं आप, ये प्रिज्म सर कैसा है? ये प्रिज्म ऐसा है कि इसकी ये कोण 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। अब डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये 90 डिग्री होगा। अब क्या करते, हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से दो लाइटें ठीक पैरेलल ऐसे गिराते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए है ये। अब समझना यहां पर ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब देखें इस जगह पर आप नॉर्मल बनाओ, क्योंकि लाइट रे जहां भी आपतित होती है वहां पर नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बना दो, यहां भी नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल जब बन गया तब समझना है कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। अब यदि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, लेकिन इस एंगल का मामला यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर जिस एंगल पे ये आई है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक से सुनिएगा, ये यदि एंगल क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो बात आई कि क्रांतिक कोण कितना होता होगा। तो हमने कहा यहां समझना है ठीक से
कि यदि ये एंगल 45 है और ऐसे लेकर के आए तो ये एंगल 90 होगा, तो डेफिनेटली ये एंगल 45 होगी, और यदि ये ऊपर वाली 45 होगी तो नीचे वाली भी 45 होगी। यानी यदि ये कोई ऐसा मटेरियल है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 हो, तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना ही होना है, क्योंकि लेस देन 45 क्रिटिकल एंगल है तो ये तो 45 है ही है सीधे सीधे। तो इसके लिए होता क्या है, यदि हम क्राउन कांच का इसको बना लें तो क्राउन कांच के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है n, वो होता है 1.52। अब इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालेंगे कैसे? हमने कहा IC बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n, और इसको जब हम हल करते हैं तो ये निकल करके आते हैं 41.14 डिग्री। तो बच्चों 41.14 डिग्री आया, और आपका ये एंगल कितना है? हमने कहा ये डेफिनेटली 45 ही है। तो 45 है तो क्या होगा, ये ठीक रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ऐसे ही ये वाली भी क्या हो जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जब दोनों एंगल रिफ्लेक्ट कर गई, फिर यहां पर ये ठीक परपेंडिकुलर पड़ रही है। आप सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर इंसिडेंस पर कोई विचलन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट था वो कहीं इधर बनेगा, और ये जो पॉइंट था वो कहीं इधर बनेगा। तो एक ये आपका इमेज बन गया। और इमेज कैसा बना ये जरा देखेंगे। हमने कहा ये ऐसे है और ये ऐसे है, यानी हमने किसी भी इमेज को 90 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज को हम 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। ये एक वे, आपको बात समझ में आई हो। अब इसमें किसने पूछा कि ये क्राउन का ना बना होता, फ्लिंट का बना होता तो क्या होता? ये प्रिज्म बाय द वे फ्लिंट की बनी होती, तो फ्लिंट की बनी होती तो और अच्छा रहता, क्योंकि फ्लिंट के लिए जो म्यू होता है वो ज्यादा होता है, वो होता है 1.62 डिग्री, वो सॉरी 1.62। इसके लिए ICA जब निकालेंगे तो ये निकल कर क्या आता, 37.31 डिग्री। तब तो ये और अच्छा रहता, 37.31 से 45 काफी ज्यादा है। तो चाहे क्राउन का बने चाहे फ्लिंट का बने, उसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को हम 90 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात निकल कर गया कि इसको लिखना है 2 लाइन, टोटली रिफ्लेक्टर प्रिज्म, तो हम क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हो कि टोटली रिफ्लेक्टर प्रिज्म एक प्रकार का ऐसा प्रिज्म है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को 90 डिग्री से या 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके और भी केसेस बन सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। यदि इसका हम एक अगला केस बनाते हैं आपको, अब इसको हम थोड़ा ऐसे ले लें। ये है 45, यहां 45। अब यहां से कोई हमने ले लिया, ये प्रिज्म वही है, बस इसको हमने रखने का जो वे है वो बदल दिया है। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, ये ऑब्जेक्ट ए बी। अब क्या होगा सब देखेंगे जरा। यहां तो ठीक परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक परपेंडिकुलर जाने पर आप समझते हैं कि लाइट रे बिल्कुल डेविएट नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। यहां क्या होगा ये जरा देखेंगे। फिर यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और आप सब जानते हैं कि वो 45 या 90, तो फिर 45 तो क्या हो जाएगा, ये ठीक 45 डिग्री पर क्या करेगी, रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको फिर बनाएंगे।
ये नॉर्मल बना दिया गया। आप यहां देख रहे हैं कि जो इवेंट वहां पर घटित हो रही थी वो यहां पर क्या हो जाएगा कि अब दोबारा फिर कैसे होगा। तो हमने कहा अभी ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा था इसको एक बार जरा देख लेंगे ये, और यहां नॉर्मल से ये एंगल बन रहा था, ये एंगल। अब जब ये हवा में जाएगी तो आप डेफिनेटली जानते हो कि क्या करेगी, ये अभिलंब से दूर हटने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सघन से विरल माध्यम में जब जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, और अभिलंब से दूर हटने के कारण ये आप देखेंगे कि कैसे होता है। एक बार जरा इसके एंगल पर फिर हम लोग ध्यान दे लेंगे। ये 40, ये 90 डिग्री है आपका, ये कोण, ये 90 होगा। यहाँ पर ये 45 है तो इसको भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो फिर ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। अब यहाँ ये समझना है कि यदि ये 45 है तो इधर 45 होगा, तो ये 45 होगा, तो इधर वाला भी 45 होगा, और इधर वाला 45 यदि ये कोण होगा तो ये भी 45 होगा, और 45 ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर फिर इंसिडेंट करेगी, इसलिए लाइट रे इसी पाथ पर फिर क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। और फिर ये क्या करेगा, ये इमेज आपका उलट जाएगा 180 डिग्री से। एक बार फिर समझना चाहिए आप लोगों को, ये लाइट रे यहां से चलती है, ये यहां पर ठीक नॉर्मल इंसिडेंस होता है, कोई डेविएशन नहीं होगा। ये 45 है, ये 90 डिग्री बनेगा, इसलिए ये 45 ये 90 तो ये 45 होगा। आप सब समझे, यदि ये 45 होगा तो डेफिनेटली ये वाला 45 होगा। 45 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पहुंच गए, फिर क्या हो जाएगा, यहां से चले, फिर यह भी 45, ऐसे TIR हो गया, यहां पहुंच गए। अब इसके बाद जो है वो समझना है थोड़ा सा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये 45 होगा, जहां पर ये मैं रख रहा हूं, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये 90 है, तो यदि ये 45, ये 45, ये तीनों 45 हो गए, तो इसको डेफिनेटली 45 होना पड़ेगा। ये कोण जहां पर ये मैं उंगली रख रहा हूं, ये 45 होना पड़ेगा, और ये 45 होगा तो इधर 45 होगा, ये 45 होगा तो इस एंगल को 45 होना पड़ेगा, और जैसे ये 45 पर इंसिडेंस होगा वैसे फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रे इस तरफ घूम जाएगी। ये लाइट रे देखो घूम करके आ रही है, और जब घूमेगी तो देखो ये लाइट रे घूम करके ऐसे घूम के यहाँ आई, इसलिए इसका मुंह नीचे, और यहाँ से जो लाइट रे आई है वो यहाँ, तो इसलिए जो ये AB था ये बन गया A1 B1। यहाँ पर 180 डिग्री का इन्वर्जन हुआ है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रयोग करते हुए हम 180 डिग्री से भी हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मोड़ सकते हैं। अब इसकी अगली जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है उसमें आता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। जो बच्चे पॉलिटेक्निक एक्सेट्रा में पढ़ते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक में ऑप्टिकल फाइबर की पूरी एक बुक चलती है, अपने यहाँ बहुत छोटा सा है, बहुत जरा सी बातें बताई गई हैं, उतनी सी चीजें यहाँ समझनी है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा। इम्तिहान में काफी अच्छा आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाशिक सिग्नल
सिग्नल कई प्रकार से होते हैं, विद्युत स्पंद के रूप में हो सकते हैं, प्रकाश के रूप में हो सकते हैं। तो प्रकाशित सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, और उसमें क्या होगा कि तीव्रता की हानि नहीं होगी, ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ये एक ऐसा युक्ति है। अब इसमें ये बनता कैसे है, तो हमने कहा ये क्वार्ट्ज अथवा कांच, क्वार्ट्ज अथवा कांच का ये पाइप्स होती है, क्वार्ट्ज अथवा कांच की पाइप्स होती हैं। और पाइप कैसे होती हैं, ऐसे समझ लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए बना देता हूं। ये मान लीजिए पाइप है, अब इतनी मोटी नहीं होती है, ये पाइप माइक्रोन के ऑर्डर की होती है, यानी 10⁻⁴ से 10⁻�6 ये इतने मीटर का इसका डायमीटर। ऑप्टिकल फाइबर में कांच अथवा क्वार्ट्ज से निर्मित ये पाइप होती हैं, और इन पाइप की जो ये 10⁻⁴ से 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती हैं, इनकी जो डायमीटर होता है। इसमें क्वार्ट्ज कई बार लड़कों के मन में आता है ये क्या होता है, तो हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि जो क्रिस्टलीय सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, क्रिस्टलीय सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्रिस्टलीय SiO2, उसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। क्वार्ट्ज और कांच से मिलकर के बनाया जाता है, और ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ये होता है 1.7। इस पार्ट को हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। इस पार्ट को पूरा, जो ये पार्ट पूरा है, इस पूरे पार्ट को हम कोर कहते हैं, CORE, कोर। अब कोर के ऊपर एक अपेक्षाकृत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और परत लपेट दी जाती है। ये तो जो और परत लपेटी गई, इसको हम क्लैडिंग कहते हैं, CLADDING, क्लैडिंग। तो ये कोर हो गया और ये क्लैडिंग हो गया। ये जो क्लाइडिंग माने ये जो पूरी सतह बीच की है, ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 के आसपास है। अब आप समझें कि भीतर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.7 और बाहर का कितना 1.5। अब यदि हम ट्रांसड्यूसर की मदद से कोई विद्युत स्पंद भी है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है ये भी समझना है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। तो मान लीजिए कोई विद्युत स्पंद ही है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट कर ले। विद्युत स्पंद के करस्पॉन्डिंग हम प्रकाश, जैसे आप ही समझ लीजिए कि बिजली के करस्पॉन्डिंग आपके हीटर में लाइट आ जाती है, बल्ब में लाइट आ जाती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर के माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी भी विद्युत स्पंद को, या वैसे भी मान लीजिए कोई चित्र है, मान लीजिए मैं खड़ा हूं, मेरे से कोई लाइट होकर के जा रही है, तो यहां से जो लाइट गई उसी के माध्यम से हमारी आंख देख पाती है। किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरणें जब आंख पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और फिर वो क्या होता है, यहां से इस पर आता है। इस तरीके से इसको इंसिडेंट कराया जाता है कि ये जो एंगल यहां पर बने वो ग्रेटर देन आईसी हो जाए, ग्रेटर देन आईसी। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू का जो क्रिटिकल एंगल आईसी है उसका मान उतना घटता जाता है, और इसीलिए हीरे के लिए आपने देखा था 24 डिग्री, तो यहां भी 1.7 लिया गया है। आईसी का मान बहुत कम होगा, और जैसे ही यहां पर आएगा तो ये एक सघन माध्यम, और इसके बाद में जो क्लाइडिंग है ये विरल माध्यम, फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं कि ऊर्जा ह्रास नहीं होता है, इसलिए फिर ये ऐसे दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और बहुत दूर तक बिना प्रकाश की तीव्रता के हानि के, या ऐसे कह सकते हैं कि बिना सिग्नल की तीव्रता के हानि के ये बहुत दूर तक जा सकता है। अब बात निकल करके कि ऐसा जरूरी क्यों है, तो हमने कहा खुफिया जरूरतों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले भूकंप हम लोगों ने देखा था, उसमें तमाम छतों के नीचे व्यक्ति दबे हुए थे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे छत यहां पर है ऐसे, अब इसके नीचे कोई आदमी दबा है, तो छत में एक जगह कहीं होल कर दिया गया और होल से ऑप्टिकल फाइबर ले लिया गया। अब मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है, तो वैसे तो आंख मानव नेत्र केवल सामने वाले को देख सकती है, क्योंकि प्रकाश किरणें बिल्कुल सीधी चलती हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में कहीं से भी लाइट रे आएगी तो वो तिरछा उर्छा होकर के हम कहीं भी देख सकते हैं। तो ऐसे जहां पर घटनाएं होती हैं वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कर सकते हैं, स्नैक आई बना सकते हैं, और इसके माध्यम से एंडोस्कोपी में भी चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की सजावट के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जब बहुत ढेर सारे ऑप्टिकल फाइबर ऐसे हो जाते हैं जो माइक्रोन की कोटि के हैं, ऐसे ये जो पाइप होती है इनका जब बंचेज बन जाता है, बंडल बन जाता है, तो इनको हम लाइट पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पाइप, LIGHT, लाइट पाइप। एक बार फिर सुन लें कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो हमने कहा ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एक आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाशिक सिग्नलों को बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। बनता कैसे है? हमने कहा क्वार्ट्ज अथवा कांच अथवा मिक्सचर का एक हम पाइप बनाते हैं जिसकी डायमीटर माइक्रोन के ऑर्डर की होती है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.7 के आसपास होता है। इसके ऊपर हम एक और परत चढ़ाते हैं कांच की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। इस तरीके से जो कोर पार्ट होता है भीतर का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्लाइडिंग पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और जब कोई लाइट रे यहाँ पर या लाइट सिग्नल यहाँ पर आपतित होता है तो ग्रेटर देन IC होने के नाते सघन से विरल में जाने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इसलिए नीचे सघन है, ऊपर विरल है और फिर ये बार बार इसी में रिफ्लेक्ट होता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और जहां दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं वहां तक हम लोग ले जाते हैं। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर आप समझ सकते हैं। इसका कई ऑप्टिकल फाइबर हो जाते हैं, बंच बन जाती है तो लाइट पाइप कहते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग संचार क्षेत्र में कह सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हुए जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा या यूं कह सकते हैं कि शुरू से बात करेंगे तो जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्शन पढ़ा, तो प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ा, स्फीयरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ा, वो चैप्टर वहां खत्म हुआ था। अब हमने प्लेन सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन था वो पूरी तरीके से हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद में प्रिज्म पर भी प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है और हम लोग अगली टॉपिक लेंगे प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित जो उदाहरण थे वो सब आप लोगों को आज बताए गए। आप सब लोग मेहनत करके पढ़ेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।